दोस्तों फ्रॉम में अभी तक आप देख चुके हो कि किस तरह मार्टिन ने जो खून बॉयड के खून में मिक्स किया था, उस खून के अंदर अजीब तरह के कीड़े थे जो बॉयड की बॉडी के अंदर घुसते ही बॉयड के कैंसर को रफा दफा कर देते हैं। और तो और वही कीड़ों की मदद से बॉयड अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खतरनाक काम कर देता है। यहाँ एलिस के पेट में चाकू लगा जिसे फातिमा और एल्जिन ने मॉन्स्टर से बचाते हुए अपनी जान पर खेल कर किसी तरह हॉस्पिटल के अंदर क्रिस्टी के पास लाया। एलिस जैसे ही क्रिस्टी के पास आता है तो क्रिस्टी उसका एक छोटा सा ऑपरेशन करती है। खुशकिस्मती से फिलहाल के लिए एलिस बच जाता है, लेकिन तभी क्रिस्टी ने कहा अगर एलिस को जल्दी से जल्दी तुम्हारा खून ना दिया गया तो एलिस की जान चली जाएगी। मगर बॉयड अपना खून देने से इनकार करता है क्योंकि बॉयड के अंदर वही गंदे कीड़े मौजूद थे। अगर वो खून एलिस को दे देता तो वो कीड़े एलिस के शरीर में भी चली जाएंगे और पता नहीं वो एलिस के शरीर में जाते ही एलिस के साथ क्या करने वाले हैं। मगर फिर भी क्रिस्टी और बाकी सबके लाख मना करने के बावजूद बॉयड ने अपना फैसला नहीं बदला। मगर अगले ही पल हम देखते हैं बॉयड को जो बाहर निकलते ही मॉन्स्टर के गले पर चाकू दे मारता है और अपने हाथ को काट कर अपने खून को मॉन्स्टर के खून में मिक्स कर देता है। और देखते ही देखते बाकी सभी के सभी मॉन्स्टर्स बॉयड पर अटैक करने लगते हैं। मगर तभी हमने देखा कि मॉन्स्टर्स का लीडर मिस्टर स्माइली जिसके गले पर कट लगाया था वो बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प कर मारा जाता है। बॉयड ये नजारा देख कर तुरंत ही वापस हॉस्पिटल में आ गया। बाकी के सभी मॉन्स्टर्स मिस्टर स्माइली के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और अगले ही पल बॉयड ने देखा कि अब उसके हाथ में से या उसके पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी तरह के वो कीड़े हरकत नहीं कर रहे। इसीलिए बॉयड ने कहा ये चीज अब उसके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। बॉयड तुरंत ही अपने खून को एलिस के खून में मिक्स कर देता है और एलिस की जान बच गई। फिर सीन सुबह पर शिफ्ट हुआ जहाँ पर सभी लोग काफी डरे सहमे हुए उस मॉन्स्टर की ओर देख रहे थे। बॉयड ने कहा तुम सब लोग यहीं रुको, मैं जाके चेक करता हूँ कि वो मॉन्स्टर किस हालत में। बॉयड, कैनी, जेना और क्रिस्टी डर के मारे उस मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं। हमने देखा उस मॉन्स्टर के काफी बड़े बड़े और नोकीले दांत और हाथों पर बहुत खतरनाक नाखून थे। कैनी कहता है देखो इस मॉन्स्टर को, इस जैसे बेगैरतों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। लेकिन तभी क्रिस्टी कहती है बॉयड ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब हम इसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर इसे चेक कर पाएंगे कि आखिर इसमें है क्या। तभी बॉयड एलिस और फातिमा को कहता है तुम सभी अभी के अभी कॉलोनी हाउस जाओ और मेरी बात याद रखना, तुम्हें किसी को नहीं बताना कि मैंने अभी अभी एक मॉन्स्टर को मारा है। मगर एलिस कहता है देखिए पापा, अगर ये मॉन्स्टर फिर से जाग उठा तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन क्रिस्टी ने कहा ये हमारा पहला और आखिरी मौका भी हो सकता है। अगर हमने इसके अंदर से वो खून निकाल लिया जो खून इन मॉन्स्टर के लिए वायरस का काम करता है, तो हम बहुत जल्द एक जहरीली दवा बना पाएंगे जिससे हम इन मॉन्स्टर्स को जान से मार पाएंगे। ये सुनते ही एलिस फातिमा और एल्जिन के साथ वापस कॉलोनी हाउस चला जाता है। अगले ही पल उन सब ने उस मॉन्स्टर को उठाया और उसे अंदर लाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन तभी कैनी उन सब पर भड़क जाता है। कैनी ने कहा अरे पागल, तुम सब लोग सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों सोचते हो? तुम सब लोगों ने सोचा कि हमारा जो रेडियो है वो काम करेगा और तो और बॉयड ने सोचा मैं जंगल में जाऊंगा तो मुझे रास्ता मिल जाएगा, बस इतनी सी बात। लेकिन तुम देखो तुम दोनों ही तरीके से गलत थे। तुम्हारा रेडियो फेल हुआ और तो और बॉयड जंगल से देखो क्या लेके आया है और अब तुमने उन सब के लीडर को मार डाला। पता नहीं मॉन्स्टर्स रात होने पर हो सकता है कि सभी को जान से मार डालें। तो इसीलिए फिर से एक बार सोचो और मैं तो कहता हूँ हमें इस मॉन्स्टर को यहीं पर सड़ने देना चाहिए। खुद ही इसके साथ ही आएंगे और इसे उठाकर यहाँ से ले जाएंगे, बस बात खत्म। तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं कॉलोनी हाउस में डोना को, जो उसी बूढ़े आदमी के पास बैठी थी जिस बूढ़े आदमी ने एलिस को चाकू मारा होता है। तो बूढ़ा आदमी डोना से कहता है देखो डोना, मुझसे गलती हुई है और मैं कोई पागल नहीं हूँ। मगर डोना अब बहुत ही ज्यादा भड़की हुई उसी को बुरा भला सुना देती है और कहती है तुम चाहे मॉन्स्टर्स में से ये क्यों ना हो, चुपचाप यहीं बैठो और अब तुम पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद डोना ने उसके डोर को लॉक किया और सीधा नीचे की तरफ आ जाती है। वहाँ पर अभी के अभी एलिस, फातिमा और एल्जिन की मदद से कॉलोनी हाउस में आया था। डोना ने उसे तुरंत ही अपनी मदद दी और उसे उठाकर ऊपर ले गई। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं तैबिथा, जिम और उनके पूरे परिवार को, जो खाना खाने समय बातों ही बातों में कहते हैं कि हमें विक्टर से मिलने जाना होगा। दोस्तों ईथन विक्टर से मिलने की जिद कर रहा होता है। जूली ने कहा चलो ठीक है तुम खाना खाओ, मैं कभी तुम्हें विक्टर से मिलाने ले चलूंगी। मगर तैबिथा कहती है कभी क्यों, अभी खाना खाने के बाद कॉलोनी हाउस जाओ, विक्टर से मिलो और शाम होने से पहले वापस आ जाना। तभी जिम तैबिथा पर भड़क गया और उसने तैबिथा को बाहर बुलाया। जैसे तैबिथा बाहर आई तो जिम कहता है देखो ये वही विक्टर है जो तुम्हें उस टनल के अंदर मिला था, तो तुम खुद बताओ, हो सकता है कि ये विक्टर हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा हो। मगर तैबिथा लगातार विक्टर के बारे में अच्छाइयाँ करी जा रही थी कि अगर विक्टर ना होता तो मैं उस टनल से बाहर ना आती, अगर विक्टर ना होता तो जिस दिन कॉलोनी हाउस पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया तो हमारी बेटी जूली आज जिंदा ना होती। तो अब भी तुम विक्टर पर शक कर रहे हो। मगर जिम तैबिथा को अब दूसरी तरह से सोचने का कहता है। जिम ने कहा देखो हमें कैसे पता कि विक्टर एक अच्छा आदमी है, तुम टनल के अंदर गिरी तो बताओ विक्टर वहाँ क्या कर रहा था, और तो और जो कॉलोनी हाउस में अटैक हुआ तो इससे कैसे पता था कि इनको उसी पेड़ के अंदर जाने के बाद मॉन्स्टर से छुटकारा मिल जाएगा। जिम की बात पूरी नहीं होती लेकिन तभी तैबिथा जिम को कहती है अगर तुम फिर से पुरानी बातों को छेड़ोगी तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इतना कहकर तैबिथा गुस्से से घर वापस चली जाती है। जिम जैसे ही जरा
टहलने के लिए दूर आया तो तभी उसके ऊपर से काफी तेजी से ड्रोन उड़ता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। वो ड्रोन और कोई नहीं बल्कि ब्रैड ही उड़ा रहा होता है। ये देखते ही जिम के दिमाग में आइडिया आया कि ये ड्रोन हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर उन चारों ने उठाकर उस मॉन्स्टर को हॉस्पिटल के बॉयलर रूम में ला रखा था। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, जिसे देखकर कैनी और भी ज्यादा डर गया और सबको कहने लगा, मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ कि तुम इसे इसके हाल पे छोड़ दो। देखो बॉयड, हमने जब भी इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की है या इस जगह को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा हुआ है। बॉयड कैनी को समझा पाता इससे पहले ही जेना रोते हुए बॉयलर रूम से बाहर आ जाती है। सभी लोग उसके पीछे आए तो हमने देखा कि जेना अब जोर जोर से उल्टियां कर रही थी। बॉयड क्रिस्टी को कहता है, आखिर जेना की तबीयत ठीक तो है ना? जिस पर क्रिस्टी कहती है, इसने अभी अभी ड्रग्स छोड़े हैं तो ऐसा होना नॉर्मल बात है। इतना कहते ही क्रिस्टी जेना को वहाँ से दूर ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड को, जिसने अपने ड्रोन को अपने पास पकड़ा और दोबारा से उस ड्रोन को पैक करने लगता है। तभी वहाँ पे जिम आता है जो ब्रैड को कहने लगा, देखो ये जो तुम्हारा ड्रोन है ना, हमें इस जगह से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। मगर ब्रैड उल्टा उसी पर भड़क गया। ब्रैड कहता है, अगर तुम उस दिन बेसमेंट में जब मैंने तुम्हारी मदद की उसके लिए शुक्रिया अदा करने आए हो तो तुम्हारा वेलकम है, लेकिन याद रहे उस दिन मेरा दोस्त भी उस बेसमेंट के नीचे आने से मारा गया था और तो तुम मुझे एक मर्तबा भी मेरे दोस्त का अफसोस करने के लिए नहीं आए, तो इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मगर तभी जिम पीछे जो कुछ भी हुआ उस पे माफी मांग के ब्रैड को कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और फिर यहीं से सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं विक्टर को, जो अब कॉलोनी हाउस के इर्द गिर्द जितने भी दरख्त हैं उनको बड़ी बारीकियों से देखने लगता है। तभी वहाँ पर ईथन आया जो विक्टर को कहता है, देखो विक्टर, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना किया है, लेकिन देखो अब मैं उनकी इजाजत और परमिशन के साथ ही तुमसे मिलने आया हूँ तो वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तब विक्टर कहता है, ये जो तरह तरह के पेड़ हैं ये अपना रंग बदल रहे हैं, इनके जो पत्ते थे पहले हरे हुआ करते थे अब जरा से पीले होना शुरू हो गए हैं। अभी तो मौसम बाहर आई है लेकिन अभी ही पत्ते झड़ना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई बहुत ही बड़ा खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। दोस्तों, विक्टर की बात ठीक थी क्योंकि अभी के अभी पिछली रात बॉयड ने मॉन्स्टर्स के लीडर को मारा और अब पता नहीं उस मॉन्स्टर को चीर फाड़ करने के बाद आखिर उसके साथ क्या होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जेना और क्रिस्टी पर, जहाँ पर जेना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। क्रिस्टी जेना को हौसला रखने का कहकर वहाँ से बाहर आ गई। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्रैड और जिम को, जो टाउन से दूर जहाँ पर जिम की आरवी क्रैश हुई थी, ब्रैड वहाँ पर जिम का पीछा करते करते पहुँच जाता है। जिम ने कहा, हमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की और हमने जो रेडियो बनाया था वो पूरी तरह फेल हो गया। काफी काम की चीजें मैंने संभाल के रखी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम छोटा सा रेडियो जिसका एंटेना भी छोटा हो उसे बनाएं। उसे एंटेना को तुम्हारे ड्रोन पे किसी तरह लगाकर उसे उड़ने के काबिल बनाया जाए, फिर हम यहाँ से बाहर सिग्नल भेज पाएंगे। हमारे पास कोई कैमरा नहीं है, नहीं तो हम देख पाते कि हम जंगल के किस हिस्से में फंसे पड़े हैं। जिम की बात सुनकर ब्रैड कहता है, तुम्हारा आइडिया तो मस्त है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि हम ड्रोन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पहुँचाएंगे, क्योंकि एंटेना वर्क करता है बिजली पर। जिम कहता है, बस यही एक प्रॉब्लम है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूली को, जो अब फातिमा और एलिस से मिलने आई थी। जूली को पता तक नहीं होता कि एलिस के पेट में चाकू लग चुका है, लेकिन फातिमा जूली को बिल्कुल भी चिंता किए बिना ही धीरज रखने का कहती है। और तभी वहाँ पर डोना आई, जिसने जूली से कहा, देखो अब रात होने वाली है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूली को, जो बाहर एल्जिन के पास आती है। एल्जिन ने कहा, देखो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमें जरा सा लोगों से हट के बात करनी होगी। इसीलिए वो दोनों कॉलोनी हाउस से बाहर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर सभी ने अब अपने हाथों पर ग्लव्स पहने और अपने बड़े ही डरे सहमे दिल के साथ क्रिस्टी उस मॉन्स्टर का ऑपरेशन करना शुरू कर देती है। क्रिस्टी ने कहा, अब मैं इसके चेस्ट पर एक छोटा सा कट लगाऊंगी और फिर हम इसके अंदर जो कुछ भी है उसको चेक करेंगे। जब क्रिस्टी ने एक ब्लेड की मदद से उस मॉन्स्टर की छाती पर कट लगाने की कोशिश की, तभी वो मॉन्स्टर हरकत करना शुरू कर देता है। ये देखते ही वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा सहम गए, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर फिर से शांत हो गया। मॉन्स्टर की ये हरकत देखने के बाद कैनी तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन अब क्रिस्टी बॉयड को कहती है, मैं उसे मना कर यहाँ लेके आऊंगी। तभी क्रिस्टी उसके पीछे आई, जहाँ पर कैनी अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। क्रिस्टी ने कहा, तुम देख नहीं रही कि वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? बस तुम्हारे दिमाग पे तो एक ही सुरूर छाया हुआ है, वो ये कि हम इसके अंदर से खून निकालेंगे और मॉन्स्टर को दे मारेंगे, मॉन्स्टर फिर मरते जाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस इतनी सी बात। तुम ये नहीं सोच रही कि अगर जरा सा भी गलत कदम उठाया गया तो हम पूरे टाउन और पूरे कॉलोनी हाउस वालों की जान को खतरे में डालेंगे। मगर क्रिस्टी कहती है, कैनी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम हाथ पे हाथ धरे रख कर नहीं बैठ सकते। मगर कैनी आखिरकार अब क्रिस्टी को गुस्से से कह देता है, देखो क्रिस्टी, मैं तुम्हें प्यार करता था, अब भी करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे एक गलत कदम की वजह से सभी के सभी की जान तो खतरे में डले, लेकिन तुम्हारी जान को भी खतरा हो। मैं चाहता हूँ कि सबके साथ तुम भी सेफ रहो। तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूंगा। इतने में
में सीन कट हुआ और हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जेना को, जो अब अपने कमरे से बाहर आती है। उसने क्रिस्टी को यहाँ वहाँ आवाजें लगाना शुरू कर दी, लेकिन क्रिस्टी उसे कहीं नहीं मिलती। दोस्तों क्रिस्टी उसे दिखाई देती भी कैसे, वो तो कैनी के साथ बाहर खड़ी थी। अगले ही पल हमने देखा कि जेना अब उसी रूम के अंदर चली जाती है जिस रूम के अंदर उन्होंने उस मॉन्स्टर को छुपा रखा था। जेना ने देखा कि अब वो मॉन्स्टर अपने बेड पर मौजूद नहीं है। जेना तुरंत ही बाहर आई तो उसे वहाँ पर बॉयड नजर आते हैं। बॉयड ने कहा, आखिर जेना तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था ना। लेकिन जेना डर के मारे बॉयड को कहती है वो मॉन्स्टर अपनी जगह पर नहीं है। जेना ने जैसे ही पीछे देखा तो वो मॉन्स्टर अब बिल्कुल सही सलामत खड़ा हंसता हुआ उसी की ओर बढ़ रहा होता है। बॉयड ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और मॉन्स्टर पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर दी, लेकिन उन गोलियों का मॉन्स्टर पर जरा सा भी असर नहीं होता। मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता करके जेना की ओर बढ़ रहा होता है। जेना ने देखा कि मॉन्स्टर अब उसके बहुत करीब आ चुका है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जेना ये सब कुछ अपने सपने में देख रही थी। और फिर वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं फातिमा को, जो डोना के पास आके कहती है, देखो डोना, मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। फातिमा ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डोना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फातिमा को गले लगा लेती है, लेकिन डोना ने देखा कि फातिमा के चेहरे पर तो जरा सी भी खुशी नहीं थी। डोना ने कहा, आखिर तुम्हारा फूल क्यों मुरझाया हुआ है भाई। फातिमा कहती है, मैं प्रेग्नेंट तो हूँ, लेकिन इस टाउन में आने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी। लेकिन एलिस को इस बात के बारे में नहीं पता। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा कोई भी बच्चा नहीं होता। हम डॉक्टर्स के पास जाते, जो डॉक्टर्स एक ही बात बोलते कि फातिमा तुम माँ नहीं बन सकती, और अब देखो मैं अचानक से यहाँ प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। इस पर डोना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगी। डोना ने कहा, तुम्हें अब भी हैरानी हो रही है? हम उस टाउन के अंदर हैं जहाँ पे हमें नहीं पता कि बिजली कहाँ से आ रही है, हमें नहीं पता कि रात होने पर वो दरिंदे कहाँ से आ जाते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि उस पत्थर की मदद से हम उन दरिंदों से बच कैसे जाते हैं। हमें नहीं पता कि लोग अब तक हमें ढूंढ क्यों नहीं पाए, और तुम्हें अब भी ये बात की हैरानी हो रही है कि तुम माँ कैसे बनी। इस पर फातिमा कहती है, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। इसलिए डोना ने कहा, ये हुई ना बात, अब तुम जाओ और जैसे ही एलिस ठीक होगा तो उसे ये खुशखबरी सुना देना। और फिर वो सीन भी कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं बॉयड और क्रिस्टी को, जिन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता करके उस मॉन्स्टर की पूरी छाती को चीरकर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। लेकिन तभी पीछे से कैनी भी आ जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टी और बॉयड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्रिस्टी ने कहा, कैनी तुम इस मॉन्स्टर का मुंह पकड़ो और हम इसकी पसलियों को बाहर निकालेंगे। और फिर उन्होंने डर के मारे उसकी पसलियों को बाहर निकाल ही दिया। लेकिन जैसे उन्होंने पसलियां तोड़ी तो ये देखकर क्रिस्टी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि उस मॉन्स्टर के अंदर अब एक भी नर्व नहीं होती। अगर नर्व नहीं है तो अब उन्हें उसमें से खून नहीं मिलेगा, अगर खून नहीं मिलेगा तो एंटीडोट भी नहीं मिलने वाला, और उनकी ये सारी की सारी मेहनत जाया जाने वाली है। जिस वजह से क्रिस्टी अब जोर जोर से उसकी बॉडी को यहाँ वहाँ चेक करना शुरू कर देती है। कैनी और बॉयड को बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन तभी क्रिस्टी ने सीजर्स को उसकी बॉडी के अंदर दे मारा। बॉयड ने क्रिस्टी को शांत करवाया और कहा, देखो वो पीला पीला सा कुछ लिक्विड बाहर आ रहा है, जिसे देखकर क्रिस्टी बहुत ज्यादा खुश होती है। और क्रिस्टी ने कहा, ये बाइल है और हम इसे बाहर निकालेंगे, और हो सकता है कि ये मॉन्स्टर्स को मारने में हमारी मदद करे। जिसे देखकर वो तीनों के तीनों बहुत खुश हुए। और फिर वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं एल्जिन को, जो जूली को एक स्विमिंग पूल के पास लाया और उसे कहने लगा, जब मैं यहाँ पे आया था तब मुझे बहुत ही ज्यादा सर दर्द शुरू हो गया। अगले ही पल मुझे कुछ आत्माओं ने या कुछ आवाजों ने मेरे दिमाग में कहना शुरू कर दिया कि जल्दी से जल्दी पेड़ के दिखने से पहले यहाँ से बाहर चले जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो आत्माएं बुरी आत्माएं थी। ये सुनते जूली हंसने लगती है और जूली ने कहा, देखो अगर तुम ज्यादा सोचते हो ना तो मेरी एक सलाह मानो, रात को बाथटब में पानी को छोड़ना और उसमें लेट जाना। जब पानी तुम्हारे कानों तक आ जाए और अपनी सांस बंद करके अंदर चले जाना, जब सांस छूटने लगे तो बाहर आ जाना। इससे तुम्हारे दिमाग की स्ट्रेस कम हो जाएगी। दोस्तों फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं बॉयड को, जिसने उस बाइल को अब एक छोटी सी ट्यूब के अंदर बिल्कुल महफूज कर लिया था। कैनी कहता है, अब हम इन्हें मॉन्स्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल कैसे करेंगे। बॉयड ने कहा, चलो इसे कल पे छोड़ते हैं, आज रात देखते हैं कि मॉन्स्टर को मारने के बाद हम पे कुछ अलग होता भी है या नहीं। तभी कैनी वहाँ से जाने लगा, लेकिन बॉयड ने कहा, देखो मैं अब भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने सेरा का सच तुमसे काफी देर छुपा रखा। मगर कैनी बॉयड को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं क्रिस्टी को, जब जेना के पास आके उसके पीछे लेट जाती है। जेना ने कहा, मॉन्स्टर के अंदर से खून निकाला या नहीं। जिस पर क्रिस्टी ने कहा, हमें जो चाहिए था मुझे लगता है कि वो हमें मिल चुका है, इसीलिए हम उसका प्रयोग जल्द ही करेंगे। तभी वो सीन कट होता है और हम देखते हैं एल्जिन को, जिसने जूली के बताए हुए तरीके से ठीक बाथटब के अंदर नहाना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी कानों के नजदीक आया तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देने लगता है, वही म्यूजिक जो अक्सर बॉयड को भी सुनाई दिया करता था। अगले ही पल एक काफी डरावना हाथ उसकी छाती पर आता है और उसे पानी के अंदर धक्का देना शुरू कर देता है। एल्जिन की सांस फूलने लगी और हम देखते हैं कि उसे एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल या पता नहीं मॉन्स्टर या पता नहीं वो क्या चीज थी, उसने एल्जिन को पानी के अंदर डुबाना शुरू कर दिया। एल्जिन बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। दोस्तों फ्रॉम का अगला पार्ट जल्द ही आएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।